हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिबी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सिबी पर। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की हमारी एसएसटी की 4th क्लास है। इससे पहले मैं आपको 3 क्लासेस जो है कंप्लीट करवा चुकी हूँ, 3 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, इसलिए प्ले लिस्ट मैंने बना दी है सीटेट एसएसटी 2024 कॉन्टेंट क्लासेस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको हर एक क्लास में मैं आपको 40 क्वेश्चन प्रोवाइड कर रही हूँ, कॉन्टेंट के पूरा सेट प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, 20 क्वेश्चन देखिए 60 क्वेश्चन आते हैं, पूरे 20 क्वेश्चन आपके एसएसटी पेडागोजी के आते हैं। तो इसकी सीरीज अलग से चल रही है। इस सीरीज में 5 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं एसएसटी पेडागोजी की, और 5 क्लासेस में आपको और प्रोवाइड कर दूंगी। इतना कर लेना, आपकी एसएसटी पेडागोजी में अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि किस तरीके से हम एसएसटी पेडागोजी के क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको 40 क्वेश्चन फिर से प्रोवाइड करूंगी और आपको जो है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि आपका आज की क्लास है उसमें स्कोर कितना रहा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है? तानपुरा पर, सितार पर, वीणा पर या फिर बांसुरी पर? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है वीणा। समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है। क्वेश्चन में देखिए आपके 3 कथन दे रखे हैं, किसके बारे में है? तो लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद क्यों बन गया था? ठीक है, तो उसके बारे में आपको 3 कथन दे रखे हैं कि ऐसा क्यों बना था। तो पहला है कई नदियां जैसे गंगा और सोन मगध से होकर बहती थी, इसीलिए। तो सही बात है ये। ठीक है, मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था, तो ये भी मगध के बारे में सही है। तीसरा क्या कह रहा है? इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। तो ये तीनों ही आपके मगध जनपद के बारे में बिल्कुल सही है। तो एबीसी आपका ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, देखिए अगर आपको क्लास अच्छी लगती है ना तो प्लीज़ क्लास को एक लाइक जरूर कर दिया कीजिए। ठीक है, ये मुझे मोटिवेशन मिलता है इससे। ठीक है, और अगर आपकी हेल्प होती है तो एक लाइक करने में कुछ नहीं जाता, बिल्कुल फ्री होता है। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सीटेट से रिलेटेड किसी भी ऑथेंटिक अपडेट के लिए और क्लासेस के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पर कथन और कारण वाला है। ठीक है, कथन क्या कह रहा है? रोमन साम्राज्य ने दक्षिण भारत में व्यापार किया। ठीक है, किसने? रोमन साम्राज्य ने दक्षिण भारत में व्यापार किया। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, सही है कथन। ठीक है, कारण क्या कह रहा है? दक्षिण भारत में रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। तो ये देखिए इससे रिलेटेड है। इन्होंने व्यापार क्यों किया दक्षिण भारत में? क्योंकि दक्षिण भारत में रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। ठीक है, तो ये सही भी है और इसकी सही व्याख्या इससे भी रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है आपका कौन सा मध्ययुगीन काल के वाणिज्यिक शहर का लक्षण या रूपक है? इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा मध्ययुगीन काल के वाणिज्यिक शहर का लक्षण है। ठीक है, तो पहला है मंदिर अर्थव्यवस्था एवं समाज दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण होता था। तो ये गलत है, मध्ययुगीन में ऐसा नहीं था। ठीक है, ये राजाओं की राजधानी होता था। तो ये भी गलत है, वह सामान्यतः मंडपिका होता था। तो ऑप्शन नंबर 3 ही आपका मध्ययुगीन काल के वाणिज्यिक शहर के बारे में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका देखिए इतिहास के अवधिकरण यानी कि जो कालक्रम है उस पर कथनों एबीसी पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। 3 कथन आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था। तो ये बिल्कुल सही है, आप सभी को पता है। ठीक है, नंबर बी क्या कह रहा है? विभाजन धर्म के विचार पर आधारित था। ये भी सही है। विभाजन में उपमहाद्वीप की अपार विविधता की उपेक्षा की गई थी, इग्नोर किया गया था उसको। तो ये भी तीनों ही कथन आपके यहाँ पर इतिहास के कालक्रम के बारे में सही हैं। तो ए बी सी तीनों करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बंजारों के बारे में है। बंजारों के बारे में आपको 2 कथन दे रखे हैं। ठीक है, आपको बताना है कौन सा सही है गलत है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जो बंजारे लोग थे वो सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानबदोश थे। ठीक है, तो ये आपका सही है। ठीक है, बंजारों के बारे में। दूसरा क्या है? अलाउद्दीन खलजी ने बंजारों से नगर के बाजारों तक अन्न को पहुंचाने का जो है काम करवाया था। तो ये दोनों ही जो है कथन आपके बंजारों के बारे में सही है। और ऐसा आपका किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4 में। तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। चाहे आपका राजा राम मोहन रॉय ने अपने लेखन में तर्क दिया, क्या दिया? और विश्वास उत्पन्न किया कि सती होने की अनुमति नहीं है। क्योंकि अंग्रेज इसके खिलाफ थे, गलत। क्योंकि प्राचीन ग्रंथ इसका समर्थन नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 ही आपका यहाँ पर इसके बारे में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका महिलाओं से जुड़े हुए सुधारों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो महिलाओं से जुड़े हुए सुधारों के संदर्भ में 3 कथन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। ठीक है, तो देखिए ए क्या कह रहा है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह का मुद्दा उठाया था। तो ये आप सभी को पता होगा। ऑप्शन जो कथन है वो तो आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी में वीर सलिगम पंतलू ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। तो बिल्कुल सही है ये भी आपका। सी क्या कह रहा है? विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार कर लिया गया। तो देखिए ये तो आप सभी को पता है, बिल्कुल गलत है। जो विधवा जो हो जाती थी उनको विवाह करने वाली जो महिलाएं थी, ठीक है, जो विधवा होने के बाद विवाह करती थी, उनको सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। ठीक है, और कहीं ना कहीं आज भी ये चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो ए और बी ही आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कथन और कारण वाला है। कथन क्या कह रहा है?
19वीं शताब्दी में यानी कि 19th सेंचुरी में जब लड़कियों के लिए पहले स्कूल खोले गए थे तो लोगों में उनके प्रति भय था। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। कारण क्या है, लोगों को भय था कि स्कूल जाने पर लड़कियों पर क्या पड़ेगा, दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो ये दोनों ही आपके यहाँ पर सही हैं। और आप ये देखिए, आपको प्रॉब्लम होती है ना कि इससे रिलेट कर रहा है कि नहीं। आप यहाँ पर देखिए, मैं इसको कई बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए थे क्योंकि उनके प्रति क्या था, लोगों में भय था, ठीक है। अब लोगों का भय था तो किस वजह से था, उसका देखिए, उसका सही कारण यहाँ पर दे रखा है। लोगों को भय था कि स्कूल जाने पर लड़कियां दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हुई हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है आपका, भारत में ब्रिटिश राज के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश राज के बारे में 2 कथन दे रखे हैं, आपको सही बताना है। तो पहला क्या है कथन, नरपंथियों की मांग थी कि भारत में भी सिविल सेवा परीक्षा क्या की जानी चाहिए, आयोजित की जानी चाहिए। तो ये आपका सही है, ठीक है। रीजन यानी कारण क्या दे रखा है, उनकी यह महत्वपूर्ण मांग थी कि सरकार में भारतीय भी क्या करें, उच्च पद प्राप्त करें। तो देखिए, आपके ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। यानी कि उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा की मांग क्यों आयोजित करने की मांग क्यों की थी, क्योंकि उनके लिए यह महत्वपूर्ण मांग इसीलिए थी क्योंकि सरकार में भारतीय भी क्या करें, उच्च पद प्राप्त करें, ठीक है। तो ये एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं और सही भी हैं। नेक्स्ट है आपका, सरकारी शिक्षण संस्थानों में अध्ययन तथा सरकारी संस्थाओं में नौकरी के अवसर में सहयोग हेतु किन आधारों को अपनाया जाता है। तो आप सभी लोग को ये, आई थिंक इसको तो कोई गलत नहीं करेगा क्योंकि आप सभी लोग जो है इन चीज़ों को पता होगा आपको सबको, कि जब भी हम किसी नौकरी के लिए, किसी के लिए अपॉर्चुनिटी जब हमें मिलती है तो किस किस बेस पर मिलती है, ठीक है, किस बेस को अपनाया जाता है। तो पहला तो आपका जाति हो गया, तो ठीक है। दूसरा आपका पारिवारिक आय हो गया। तीसरा आपका लिंग हो गया, ठीक है, आप फीमेल हैं या मेल हैं, ठीक है। बाकी व्यक्तिगत आय का यहाँ पर कोई भी मैटर नहीं होता है। तो ए बी सी आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। देखिए, गल्फ स्ट्रीम से पहले भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये, ठीक है। कल की क्लास में आई थिंक आया था ये क्वेश्चन। तो गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा थी। देखिए, वहाँ पर क्वेश्चन क्या था, वहाँ पर क्वेश्चन सिर्फ इतना था कि जो गल्फ स्ट्रीम होती है वो कैसी जलधारा है, गर्म है, ठंडी है, ठीक है। तो यहाँ पर बस आपको ये पता करना था। तो गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है, ठीक है। अतः इनमें चलने की प्रवृत्ति कैसी होती है, भूमध्य रेखा की ओर, ध्रुवों की ओर, ना भूमध्य की ओर ना ध्रुवों की ओर, या फिर कुछ निश्चित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। इनमें जो चलने की प्रवृत्ति होती है वो ध्रुवों की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वायुदाब के बारे में आपको निम्न कथनों में से सही कथन बताना है। वायुदाब के बारे में, ठीक है। तो आई थिंक ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, रिपीट हो रहा है ये, ठीक है। तो देखिए, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे जो प्रेशर होता है, वायुदाब होता है, वो घटता जाता है, ठीक है। तो ऐसा आपका ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए, आपको 3 कथन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। कथन ए क्या कह रहा है, मानव बस्तियां इस बात को दर्शाती हैं कि किस प्रकार मानव ने अपने वातावरण को अपने अनुकूल बनाया है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा क्या है, एक आदर्श बसाव स्थान के चुनाव में प्राकृतिक दशाओं का कोई योगदान नहीं है। तो बिल्कुल गलत है। देखिए, क्या आप बताइए, प्राकृतिक दशाओं का कोई योगदान नहीं होता है क्या एक आदर्श बसाव में, है ना। कभी बारिश हो रही है, कभी धूप निकल रही है, नहीं निकल रही है ना, इन चीज़ों का होता है ना। तो यहाँ पर कह रहे नहीं होता है, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट है आपका, केवल जब मनुष्य ने फसलें उगाना प्रारंभ किया तब उनके लिए स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। तो ये भी आपका सही है, ठीक है। ए और सी सही है। तो ए और सी आपका ऑप्शन नंबर 3 में है, तो यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल एक संसाधन के रूप में, आपको 3 कथन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता है और ना घटाया जा सकता है, जल एक संसाधन के रूप में, ठीक है। इसके बारे में सोचना है आपको। तो ये आपका सही है। दूसरा क्या कह रहा है, केवल 2.7% पृथ्वी का पानी मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। ये भी आपका सही है। बाकी का जल हमारा कैसा है, खारा है, ठीक है, जिसका हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। लास्ट है आपका, जल एक नवीनीकरण साधन है। तो तीनों ही आपके यहाँ पर सही हैं। तो तीनों आपके ऑप्शन नंबर 4 में दे रखे हैं, ए बी सी ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फसल के बारे में है। देखिए, अब किसी फसल की विशेषता दे रखी है यहाँ पर, आपको बताना है ये कौन सी फसल की बात हो रही है, चाय की, कॉफ़ी की, कपास की या फिर चावल की, ठीक है। तो पहला है, इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है, ठीक है। दूसरा है, इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 कॉफ़ी। नेक्स्ट है आपका, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2009 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को पहचानने और उत्पन्न करने का दायित्व है किसका है, भारतीय संसद का, राज्य विधानमंडल का, जिला पंचायत का या फिर ग्राम पंचायत का। तो देखिए, यहाँ पर आप क्वेश्चन सही देख पा रहे हैं। यहाँ किसकी बात हो रही है, ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की, है ना। तो किसका ये दायित्व होगा, ग्राम पंचायत का। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, आपको सरकार के स्तर दे रखे हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, ठीक है। और उनके यहाँ पर कुछ कार्य दे रखे हैं, निर्णय के प्रकार दे रखे हैं कि कौन सी सरकार क्या करती है, ठीक है। आपको बताना है, इसको मैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर आपको एक दो भी पता है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर केंद्र सरकार है तो केंद्र सरकार क्या करेगी, 2000 रुपये का नया नोट जारी करने का निर्णय कौन देगा, केंद्र सरकार देगी, है ना। आरबीआई देती है आपका। तो ए का तो सेकंड होने वाला है। ए का सेकंड आपका 1 में है, 3 में है, 2 आपका गलत हो जाएगा, 4 आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ए का सेकंड नहीं है, ठीक है। बाकी मैं बात करती हूँ यहाँ पर राज्य सरकार
सरकार की, तो राज्य सरकार क्या करेगी, तमिलनाडु के एक छोटे से कस्बे वेल्लोर में पार्क खोलने का फैसला कौन लेगा, ये राज्य लेगी, है ना, राज्य सरकार लेगी। तो ऑप्शन नंबर बी का थर्ड हो जाएगा। बी का थर्ड आपका फर्स्ट में नहीं है तो ये गलत हो गया, थर्ड में है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी लास्ट आपका बच्चा स्थानीय सरकार क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय बनाने का निर्णय लेगी। ठीक है, तो ईजी क्वेश्चन था, आई होप कि सभी इसको कर पाए होंगे। अनियमित रोजगार से आपका क्या अभिप्राय है। अनियमित रोजगार यानी कि नियमित ना होना, रेगुलर ना होना। ठीक है, तो वो आपको बताना है। मजदूरों को वर्दी ना देकर औपचारिक वस्त्रों में काम में बुलाना, देखिए वस्त्र से रिलेटेड नहीं है ये। ठीक है, मजदूरों का अपनी इच्छा अनुरूप काम पर आना, तो ये भी आपका इससे रिलेटेड नहीं है। तीसरा है आपका नियुक्तिकर्ता द्वारा जरूरत के अनुरूप मजदूरों को काम पर बुलाना, यानी कि जो नियुक्तिकर्ता है, जो मजदूरों की नियुक्ति की है जिसने, तो वो अपनी जरूरत के अनुसार मजदूरों को काम पर बुला रहा है, उसको जरूरत नहीं है तो नहीं बुला रहा, यानी कि अनियमित है उनका रोजगार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वस्त्र व्यापार में निम्न में से कौन सा सबसे अधिक लाभ कमाएगा। किसमें, वस्त्र यानी कि जो कपड़े होते हैं, कपड़ों का व्यापार होता है, उसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन अर्न करता है। तो ऑब्वियसली आप सभी को पता होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे इसको बिल्कुल भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोकतंत्र की मूल विशेषता कौन सी है, सभी को पता होगा, असमानता, मुक्त व्यापार, समानता या फिर उचित प्रतिबंध। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, समानता। क्वेश्चन आपका मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट से है। ठीक है, आपको यहाँ पर बताना है कि कौन से मूल अधिकार का यहाँ पर हनन हो रहा है। ठीक है, जिसको इग्नोर किया जा रहा है वो कौन सा है। तो अगर जैन समुदाय के लोगों के एक समूह को जैन तीर्थकारों की शिक्षाओं पर अध्ययन केंद्र खोलने की अनुमति ना दी जाए, तो यहाँ पर किस मौलिक अधिकार का जो है हनन हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का अधिकार। नेक्स्ट देखिए, आपको फिर से उसी से पूछा गया है, तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उससे क्या अभिप्राय है, यानी कि उसका क्या मतलब है वो आपको बताना है। ठीक है, तो सरकार का संविधान में संशोधन करने का अधिकार, गलत। नागरिकों का उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर न्यायालय में अपील होने का अधिकार, अपील करने का अधिकार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के विवाद को शामिल किया जाता है। तो किस क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है, इसका भी सभी ने सही जवाब दे दिया होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। क्वेश्चन आपका कथन और कारण वाला है, आपको बताना है कौन सा सही है। कथन क्या है, इतिहास में साम्राज्य वन संसाधनों के लिए आदिवासियों पर निर्भर रहते थे। इतिहास में जो साम्राज्य थे वो वन संसाधनों के लिए किस पर डिपेंड होते थे, आदिवासियों पर। तो ये आपका सही है। ठीक है, और आपका रीज़न क्या है, आदिवासियों के पास वनों तक पहुंच का गहन ज्ञान था, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज थी वनों की, है ना, और साथ ही साथ अधिकतर वनों पर उनका अधिकार भी था। तो ये दोनों ही यहाँ पर सही हैं और ये इससे रिलेटेड भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट आपके 2 कथन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। ए है आपका, अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल ऐसे समुदायों के लिए किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम होते हैं। तो ये तो सभी को पता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो कथन है वो तो आपका करेक्ट है, अल्पसंख्यक का मतलब यही होता है। ठीक है, बी है, अल्पसंख्यक शब्द केवल सदस्यों के बारे में ही नहीं है बल्कि सत्ता, संसाधनों तक पहुंच आदि मुद्दे इससे जुड़े हुए हैं। तो ये भी आपका सही है, दोनों ही कथन यहाँ पे आपके करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ए एंड बी बोथ आर ट्रू। आपका 7वीं शताब्दी में बड़े बड़े जमींदारों और सेनापतियों ने धन और शक्ति प्राप्त कर अपने आप को क्या घोषित किया था, महासामंत, राजा राजदेव, दक्षिणापद या फिर अश्वघोष। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 है, महासामंत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राजा अशोक के बारे में है, तो आई होप कि इन सभी के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। 3 कथन दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही है। तो ए क्या कह रहा है, अशोक एक प्रसिद्ध मगध शासक थे, तो ये तो आपका सही है, ए सही है आपका। ठीक है, और ए सही है, ये आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है और ए में फर्स्ट में दिख रहा है, बाकी आपका 3 में इसको गलत बोला जा रहा है, 4 में, तो ये तो कट गया आपके। ये आपके आंसर तक पहुंचने का तरीका है। ठीक है, दूसरा क्या है, अशोक के अभिलेख पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में थे, तो बी भी आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, लास्ट है आपका, अशोक अकेले ऐसे राजा थे जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद विजित प्रदेश का क्या किया था, त्याग कर दिया था। ठीक है, तो ये तीनों ही आपके अशोक राजा के बारे में सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रारंभिक मध्यकालीन समय में दक्षिण भारत में सैनिक अभियान किसके समय में हुआ था। ठीक है, प्रारंभिक मध्यकालीन समय में दक्षिण भारत में जो सैनिक अभियान था वो किसके समय में हुआ था, यानी उस टाइम पर किसका शासन था, कुतुबुद्दीन ऐबक का या फिर शमसुद्दीन इल्तुतमिश का, जलालुद्दीन खिलजी का, अलाउद्दीन खिलजी का। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 है, अलाउद्दीन खिलजी का। निम्नलिखित हड़प्पा कालीन नगरों में से गुजरात में कौन स्थित है, यानी कि गुजरात में इनमें से कौन कौन से स्थित हैं वो आपको बताना है। धौलावीर, वीरा, मेहरगढ़, कोलदेवा, राखीगढ़ी, लोथल, कोलदेवा या फिर धौलावीरा, लोथल। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 है, धौलावीरा और लोथल जो है आपके गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन है आपका, जैन धर्म के संदर्भ में यहाँ पर सही कथन आपको बताना है। जैन धर्म के बारे में आपको 4 कथन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। ठीक है, तो मुख्यतः पुरोहित लोग थे उन्होंने जैन धर्म का समर्थन किया था, तो यहाँ पर गलत है। दूसरा क्या है, किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना आसान था। देखिए जैन धर्म के जो नियम थे उनका पालन करना किसी के लिए भी आसान नहीं था। ठीक है, तो ये भी आपका गलत है। तीसरा क्या है, महावीर की शिक्षाएं 1500 वर्ष
पूर्व वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। तो ये जैन धर्म के बारे में सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका किन व्यक्तियों ने 19वीं शताब्दी में, जो 19वीं सेंचुरी थी, 19वीं सदी थी, उसमें विधवा विवाह के समर्थन में सार्थक भूमिका निभाई थी। तो किस किसने निभाई थी? आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे और वीरेशलिंगम पंतलु थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है, रिपीट भी हुआ है कई बार। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना आपकी की थी ज्योतिबा फुले ने। आई होप ये क्वेश्चन तो सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं तथा मंगल व बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो देखिए यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा गया, आपको पता होना चाहिए क्या सैटेलाइट यानी उपग्रह क्या होता है, उल्का पिंड क्या होता है, धूमकेतु क्या होता है, एस्ट्रॉइड यानी क्षुद्रग्रह क्या होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, इसको हम बोलते हैं क्षुद्रग्रह यानी कि एस्ट्रॉइड्स। आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी पूछा जा चुका है, कौन से देशांतर को भारत के लिए मानक यामोत्तर माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 है। 82 1/2 डिग्री पूर्व को भारत के लिए मानक यामोत्तर माना गया है। नेक्स्ट है आपका कथन ए और बी ऋतुओं में परिवर्तन के व्याख्यान के लिए सही है। ऋतुओं में परिवर्तन के बारे में दे रखे हैं दोनों कथन। पहला है ऋतुओं में जो परिवर्तन है वो पृथ्वी के चारों ओर सूर्य की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, सेकंड है आपका जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तब कर्क रेखा वाले क्षेत्रों में गर्मी अधिक प्राप्त होती है और गर्मी के मौसम का अनुभव हमें होता है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, इसीलिए हमें गर्मी फील होती है। तो बी करेक्ट है, तो बी आपका ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। आपको 3 कथन दे रखे हैं, सही कथन बताना है। पहला है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को बांध देता है, तो ये आपका सही है। दूसरा क्या कह रहा है, वायुमंडल में केवल कुछ गैसें होती हैं, तो गलत, केवल कुछ नहीं होती हैं, बहुत सारी गैसें होती हैं हमारे वायुमंडल में। ठीक है, यहाँ पर दूसरा दे रखा है तीसरा है जैवमंडल पृथ्वी का एक संकीर्ण क्षेत्र है। देखिए संकीर्ण क्षेत्र नहीं है, एक व्यापक क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र है। संकीर्ण का मतलब होता है एक छोटा सा क्षेत्र, ठीक है, जहाँ केवल स्थल और वायु परस्पर मिलते हैं। जैवमंडल में बहुत सारी चीज़ आती हैं, केवल स्थल और वायु नहीं आती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। ए आपका ओनली ऑप्शन नंबर 1 में है, ओनली ए इज ट्रू। नेक्स्ट है आपका ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं? तो ध्रुव जो है बर्फ से क्यों ढके हैं, इसके लिए आपको जो है यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसकी व्याख्या के लिए कौन सा सबसे बेस्ट है वो आपको बताना है। आत्मन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है इसीलिए ढके हुए हैं, या फिर आत्मन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है इसका। जो आत्मन की मात्रा है वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसीलिए ध्रुव जो है बर्फ से ढके हुए हैं। क्वेश्चन है, देखिए मैंने आपसे कहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो वायुमंडल में जितनी भी लेयर हैं, जितनी भी परतें हैं, 5 टोटल, उनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो निम्न में से कौन सा वायुमंडल की परतों का सही क्रम आपको बताना है जिनसे पृथ्वी पर उतरने से पहले रॉकेट गुजरेगा? यानी कि पृथ्वी से पहले, तो देखिए सबसे नीचे हमारी पृथ्वी के नज़दीक कौन सी वाली है, क्षोभ मंडल है, तो आपको ऊपर से नीचे आना है। यानी कि पहले सबसे बड़ी वाली लेयर कौन सी, बहिर्मंडल, फिर आपकी वायुमंडल, फिर मध्यमंडल आएगी, फिर समताप और फिर क्षोभ। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नंबर 40 और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन से खनिजों के उदाहरण हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि ये कौन कौन से इनमें से खनिज हैं वो आपको बताना है। तो ग्रेफाइट खनिज है, आपका नमक भी खनिज है, चूना पत्थर भी खनिज होता है, अब्रक भी खनिज होता है। तो चारों ही आपके खनिज हैं, तो ऐसा आपका ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, सभी ABCD। तो ये थे आज के सारे क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।